नमस्कार। मैं डॉक्टर विपुल कणागरा। आपने काय पोछे ढील दे दे रे भैया, लपेट लपेट जैसे शब्द बोलकर पतंग को उड़ाया होगा, किसी और की पतंग को काटा होगा एवं लपेटा भी होगा। पर क्या आप जानते हो कि दुनिया में पहली बार कब और क्यों पतंग उड़ाया गया था? एवं आज पतंग हम सिर्फ मनोरंजन के लिए उड़ाते हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे इतिहास में पतंग संदेशा भेजने के लिए, दुश्मनों को डराने के लिए एवं बिजली के खोज जैसे मकसदों के लिए पतंग उड़ाया जाता था। इसलिए कहा जाता है कि पतंग एक ऐसा आविष्कार है जिसने न केवल आसमान में रंग भरे हैं, बल्कि संस्कृतियां और इतिहास को भी जोड़ा है। आज हम जानेंगे पतंग के इतिहास के उन दिलचस्प पहलुओं को जिन्होंने इसे कला, विज्ञान एवं मनोरंजन का हिस्सा बनाया है। पतंग की संरचना भले ही सरल हो, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इसका इतिहास काफी पेचीदा है। पतंग की उत्पत्ति अभी भी विवादित है। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पतंगों की उत्पत्ति मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में हो सकती है, लेकिन व्यापक रूप में यह माना जाता है कि इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ग्रीक इतिहासकारों की माने तो पतंगबाजी का खेल 2500 ईयर पुराना है, जबकि अधिकतर लोगों का मानना है कि पतंगबाजी के खेल की शुरुआत चीन में हुई थी। चीन में पतंगबाजी का इतिहास 2000 साल से ज्यादा पुराना माना गया है। कुछ लोग पतंगबाजी को पर्शिया की देन मानते हैं, वहीं अधिकांश इतिहासकार पतंगों का जन्म चीन में ही मानते हैं। उनके अनुसार चीन के एक सेनापति हानसीज ने कागज को चारों ओर काटकर उन्हें हवा में उड़ाकर अपने सैनिकों को संदेशा भेजा और बाद में कई रंगों की पतंग बनाई। पतंग का सबसे पहला लिखित विवरण करीबन 200 ईसा पूर्व में मिलता है, जिसमें यह वर्णित है कि जब हान राजवंश के चीनी जनरल हान सिन ने एक शहर की दीवारों पर यह ज्ञात करने के लिए पतंग उड़ाई कि उसकी सेना को गढ़ों को पार करने के लिए कितनी दूर सुरंग बनानी होगी। इस दूरी को जानकर उसके सैनिक शहर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने अपने दुश्मन को चौंका दिया और विजय भी हासिल की, जिसके बाद पतंगबाजी चीन के व्यापारियों द्वारा कोरिया और पूरे एशिया सहित भारत में भी फैल गई। प्रत्येक क्षेत्र ने सांस्कृतिक उद्देश्य के अनुरूप पतंग उड़ाने की एक विशिष्ट शैली को विकसित किया। करीबन 7वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पतंगे जापान लाई गई, जिनका उपयोग बुरी आत्माओं से बचने के लिए भी किया जाता था। पतंग का चलन चीन से एशिया के अन्य हिस्सों में फैल गया। जापान और कोरिया में पतंगों का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। भारत में पतंग उड़ाने की परंपरा मुगल काल में आई। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी जैसे त्योहार में पतंग उड़ाने की परंपरा आज भी जिंदा है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध और धार्मिक ग्रंथ रामायण में भी पतंग का उल्लेख मिलता है, जब श्री राम ने अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाई थी। रामायण में पतंग के बारे में एक रोचक प्रसंग है। पंपापुर से हनुमान को बुलाया गया था जब हनुमान जी बाल रूप में थे। जब वे आए तब मकर संक्रांति का पर्व था। श्री राम भाइयों और मित्र मंडली के साथ पतंग उड़ाने लगे और कहा गया है कि वह पतंग उड़ते हुए देवलोक तक जा पहुंची। इस प्रसंग के आधार पर पतंग की प्राचीनता का पता चलता है। भारतीय पतंगबाजी का सबसे पहला प्रमाण मुगल काल के 1500 के आसपास के लघु चित्रों से मिलता है, जिसमें एक कुशल पतंगबाज अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने के लिए पतंग का प्रयोग कर रहा है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी के अंत में पतंगों को यूरोप तक पहुंचाया। 16वीं और 17वीं सदी में नाविक जापान और मलेशिया से भी पतंग लेकर आए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन और अलेक्जेंडर विल्सन जैसे महापुरुषों ने हवा और मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी पतंग का इस्तेमाल किया है। सर जॉर्ज केली, सैमुअल लैंगली, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल और राइट ब्रदर्स ने पतंग के साथ कई प्रयोग किए, जिसने हवाई जहाज के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश, फ्रांसीस
इटालियन और रूसी सेना ने दुश्मन के अवलोकन और संकेत के लिए पतंगों का इस्तेमाल किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी नौसेना ने पतंगों पर कई उपयोग किए। हैरी साउल की बैराज पतंग ने हवाई जहाज को लक्ष्य से बहुत नीचे उड़ने से भी रोका था। समुद्र में भटके हुए पायलट ने गिब्सन गल बॉक्स पतंग को हवा में उड़ाई ताकि उन्हें ढूंढा जा सके। तकनीकी सहायता से जैसे जैसे हवाई तंत्र मजबूत हुआ, पतंगों का इस्तेमाल भी सैन्य उद्देश्यों या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कम और मनोरंजक उड़ान के लिए अधिक किया जाने लगा। पिछले 50 वर्षों में पतंगबाजी में बृहद स्तर पर वृद्धि देखी गई है। हर गुजरते दिन के साथ पतंगे और अधिक विकसित और लोकप्रिय हो रही है। आज 15 साल पहले की तुलना में अधिक रंग और पैटर्न के साथ पतंगे की कई किस्में उपलब्ध है। पतंग के बारे में गुजरात में अहमदाबाद का स्थान बहुत अनेरा है। गुजरात के अहमदाबाद में हर साल पतंग उत्सव बहुत उत्साह से मनाया जाता है। अहमदाबाद में पतंग के लिए एक पतंग संग्रहालय की स्थापना 1985 में हुई थी और 27 फरवरी 1986 को इसका उद्घाटन किया गया था। इस संग्रहालय की कल्पना श्री मनु साहा ने की है। उन्होंने अहमदाबाद नगर निगम को दुर्लभ पतंगों का अपना संग्रह दान किया। वह 50 वर्षों की अवधि में पतंग एकत्र करने के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद नगर निगम ने तब संस्कार केंद्र के तहखाने में पतंग के संग्रह के लिए घर उपलब्ध कराने की पहल की। इस केंद्र को इस प्रसिद्ध इमारत के रूप में जाना जाता है और इसे आधुनिक वास्तुकला के जनक ले कार्बुजियर ने 1954 में डिजाइन किया था। इसे अहमदाबाद के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी मान्यता दी गई है। पतंग संग्रहालय दुनिया के कुछ दुर्लभ पतंगों का घर है। श्री मनु साहा द्वारा किए गए दान के बाद संग्रहालय का संग्रह धीरे धीरे सीमा और प्रदर्शनों की श्रेणी में विस्तारित हो गया। यह संग्रहालय पूरे भारत में 100 से अधिक पतंगों का आश्रय प्रदान करता है। वे संग्रहालय में दिलचस्प चित्रों और तस्वीरों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। वे पॉलीथीन, नायलॉन, कपास और कागज जैसे विभिन्न सामग्रियों का उपयोग से बनाए गए हैं। इन पतंगों को सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजाइन के संदर्भ में भिन्न होते हैं। विशेष रूप में ज्योतिमय डिजाइनों से लेकर पेड़ों, फलों, जानवरों, पक्षियों और उन मनुष्य के डिजाइन तक होते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन डिजाइनों को चित्रित नहीं किया गया है, लेकिन कागज के छोटे टुकड़ों का उपयोग करके बनाया गया है जो एक साथ सरेस से जोड़ा हुआ है। संग्रहालय की उल्लेखनीय पतंग 400 टुकड़े वाले कागज का उपयोग करके तैयार किया गया है। संग्रहालय में अन्य विभिन्न प्रकार की पतंगे एक हेक्सागोनल जापानी पतंग है जो कि रोकाकू के नाम से जानी जाती है। विशाल पतंगे जो लगभग 22 बाय 16 फीट की हैं। ब्लॉक प्रिंट वाली पतंगे, उन पर मिरर वर्क वाली पतंगे, गरबा नृत्य दृश्यों वाली पतंगे और राधा कृष्ण की पतंग आदि कई पतंग है। आज पतंगबाजी एक लोकप्रिय खेल और कला का माध्यम बन गई है। हर साल गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव दुनिया भर के पतंग प्रेमियों को एकजुट करता है। पतंग अब आधुनिक डिजाइन और तकनीकी का भी हिस्सा बन चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पतंग केवल एक खेल नहीं बल्कि इंसानी रचनात्मकता, परंपरा और विज्ञान का अद्भुत संगम है। तो अगली बार जब आप पतंग उड़ाए तो इसके समृद्ध इतिहास को याद जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।